Assalamualaikum everyone, this is Tabita and you are watching Learn with Tabita where we make learning simple and clear. So today we are going to discuss class 7 science first term syllabus and the first MCQs and true false of our lesson 1. यूनिट 1 है हमारा प्लांट सिस्टम जिसको हम लोग अच्छे से स्टडी कर चुके हुए हैं। इसकी एक्सप्लेनेशन वीडियोस सारी यूट्यूब पे अवेलेबल हैं और आप लोगों ने आई होप देख भी ली होंगी। So now, moving ahead, we are going to discuss the MCQs and the true false in this video. तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एमसीक्यूज जो कि हैं यूनिट 1 के। एमसीक्यूज में सबसे पहले हम लोग सॉरी आप लोग पहले मैं बता दूं कि हमारा फर्स्ट टर्म का क्या सिलेबस है। हमारा फर्स्ट टर्म का सिलेबस है यूनिट 1 व्हिच इज़ प्लांट सिस्टम, यूनिट 2 जो कि है ह्यूमन रिस्पिरेटरी सिस्टम, यूनिट 3 जो कि है इम्यूनिटी एंड डिजीजेस। दिस सिलेबस इज इंक्लूडेड इन योर फर्स्ट टर्म एग्जामिनेशन। तो सबसे पहले हम लोग कर लेते हैं एमसीक्यूज जो कि हैं आपके पेज नंबर 15 पे। सबसे पहला एमसीक्यू है, इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। इसके रीजंस आप लोगों के साथ मैं डिस्कस करूंगी ताकि आप लोगों को याद रहे कि जो हमने ऑप्शन सेलेक्ट किया है वो कैसे सही है और बाकी ऑप्शंस कैसे गलत हैं, ताकि आप लोगों को आई होप अपनी तरफ से मैं पूरा ट्राई करूँगी कि आप लोगों को ये सारी चीज़ें यहीं पे लर्न हो जाएँ और आपको एमसीक्यूज़ और ट्रू फॉल्स के लिए दोबारा बुक को ओपन करने की ज़रूरत ना पड़े। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं। पहला है हमारे पास क्वेश्चन द रूट सिस्टम। सबसे पहले बेटा जब भी आप लोगों ने एग्जाम में करते हैं या क्वेश्चन आंसर्स आप घर पे याद करते हैं, क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों ने समझ लेना है ताकि उसको ऑप्शंस को जब आप निकालेंगे तो आपके लिए वो इजी हो जाएगा उसका आंसर फाइंड आउट करना। सबसे पहला एमसीक्यू है द रूट सिस्टम व्हिच कैन गेट वाटर फ्रॉम डीप अंडरग्राउंड सोर्सेज इज ए fibrous roots, बी टैप रूट्स, सी स्टोरेज रूट्स एंड डी रूट नोड्यूल्स। सबसे पहला ऑप्शन जो है हमारे पास है फाइब्रस रूट्स। फाइब्रस रूट्स हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि वो डीप तक नहीं जाती हैं, वो सरफेस के ऊपर ही रहती हैं। ठीक है, यहाँ पे अगर आप ये देखें, ये ऑप्शन ये यहाँ पे आपकी रीजन में लिखा भी हुआ है कि फाइब्रस रूट्स जो होते हैं दे स्टे नियर द सरफेस, वो डीप अंडर द सॉइल तक नहीं जाती हैं। बी ऑप्शन है हमारा टैप रूट। तो टैप रूट जो है ये हमारा आंसर हो सकता है बिकॉज टैप रूट ग्रो डीप इनटू द सॉइल। ये क्योंकि एक ही मेन प्राइमरी रूट होती है जो कि ज़मीन के अंदर तक जाती है, सो दे कैन रीच वाटर फ्रॉम अंडरग्राउंड और सोर्सेज। तो ये हमारा ऑप्शन करेक्ट माना जा सकता है। लेकिन हम दूसरे ऑप्शंस भी देख लेते हैं। तीसरा ऑप्शन है स्टोरेज रूट। स्टोरेज रूट्स का काम होता है कि वो सिर्फ वाटर को या जो मिनरल्स न्यूट्रिएंट्स हैं उनको स्टोर करती है। और लास्ट है रूट नोड्यूल्स। रूट नोड्यूल्स का भी काम जो है वाटर के इनटेक से नहीं होता है। सो आवर करेक्ट ऑप्शन विल बी बी टैप रूट बिकॉज दे ग्रो डीप इनटू द सॉइल so they can reach water from underground sources, right? So now our next question is which of the following is not an organ of plant? A option है epidermis, B है root, C है stem और D है leaf। तो सबसे पहला हमारा ऑप्शन है एपिडर्मिस। एपिडर्मिस जो है ये आपका ऑप्शन जो है आंसर हो सकता है बिकॉज इट इज़ अ टिश्यू एंड इट इज़ जस्ट अ प्रोटेक्टिव लेयर, नॉट एन ऑर्गन। बाकी रूट स्टेम और लीफ ये क्या है, प्लांट की ऑर्गन्स हैं। लेकिन एपिडर्मिस क्या है, ये ऑर्गन नहीं है, ये क्या है, एक टिश्यू है जो कि प्रोटेक्टिव लेयर है। सो आर करेक्ट ऑप्शन इज एपिडर्मिस, right? And moving towards the third question, which is vascular bundles are present in every part of the plant. They are made up of। वास्कुलर बंडल्स क्या होते हैं, जाइलम और फ्लोएम होते हैं। ठीक है, ये प्लांट के हर पार्ट के अंदर होते हैं। तो ये किससे बने हुए होते हैं, या ये जाइलम से बने होते हैं, फ्लोएम से बने होते हैं, जाइलम एंड फ्लोएम से बने होते हैं, या जाइलम फ्लोएम एंड रूट हेयर सेल से बने हुए होते हैं। वेल आर करेक्ट ऑप्शन अमंग दीज इज फ्लोएम, जाइलम एंड फ्लोएम, विच इज योर आंसर सी। वास्कुलर बंडल्स जो होते हैं दे कंसिस्ट ऑफ जाइलम। जाइलम जो क्या करता है, वाटर को ट्रांसपोर्ट करता है, और फ्लोएम फ्लोएम क्या करता है, फूड को ट्रांसपोर्ट करता है। सो आर करेक्ट ऑप्शन इज जाइलम एंड फ्लोएम।
दोनों ही जो है वो जाइलम और फ्लोएम मिलके वास्कुलर बंडल्स में लाते हैं, अकेला इनमें से कोई भी वास्कुलर बंडल नहीं बनाता है। Moving ahead, our next question is Anna liked to grow plants on her terrace. The plants were getting light and water every day, but they were not growing properly. What suggestion can you give her to improve plant growth? और अच्छा, पहले सबसे पहले हम क्वेश्चन को समझ लेते हैं। क्वेश्चन ये है कि एना एक बच्ची है, ठीक है, और वो जो है अपने टेरेस के ऊपर प्लांट्स को ग्रो कर रही है। प्लांट्स को लाइट और वाटर तो हर दिन मिल रहा है, लेकिन फिर भी वो सही तरह से ग्रो नहीं कर रहे थे। तो आप उसको क्या सजेशन दे सकते हैं जिससे वो अपने प्लांट्स की ग्रोथ को इम्प्रूव कर सके? सबसे पहला ऑप्शन है हमारे पास, ऐड शुगर टू प्लांट पॉट्स। बी है गिव वाटर वंस अ वीक। सी है ऐड कंपोस्ट फर्टिलाइजर टू प्लांट पॉट्स। और डी है शिफ्ट देम इंडोर्स। वेल, हम एक एक करके सारे ऑप्शंस को डिस्कस कर लेते हैं। क्या हमें प्लांट पॉट्स के अंदर शुगर ऐड करनी चाहिए? वेल, मैंने तो कभी नहीं देखा कि कभी किसी बंदे ने या प्लांट्स जो भी ग्रो कर रहे हैं वो शुगर को ऐड करते हैं। और शुगर का बेसिकली प्लांट की ग्रोथ के साथ प्लांट की ग्रोथ के साथ, उसकी इम्प्रूवमेंट के साथ कोई ताल्लुक ही नहीं होता। सो दिस ऑप्शन इज रॉन्ग, ठीक है, हम इसको कंसिडर नहीं करेंगे। बी है गिव वाटर वंस अ वीक। वेल, पानी तो ऑलरेडी इसने बताया है कि पानी उसको एवरी डे मिल रहा है, ठीक है, तो वाटर का भी मेरे ख्याल से कोई मसला नहीं है। डी अगर हम सिलेक्ट करते हैं शिफ्ट देम इंडोर्स, इसका मतलब ये होगा कि आप उसकी लाइट और वाटर को बंद कर रहे हैं। तो ये भी हम नहीं कर सकते बिकॉज प्लांट्स को लाइट चाहिए होती है फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करने के लिए, राइट। सो ये तीन ऑप्शंस जो हैं हमारे क्रॉस आउट हो गए। लास्ट हमारे पास ऑप्शन बच जाता है ऐड कंपोस्ट फर्टिलाइजर टू प्लांट पॉट्स। वेल, प्लांट्स ऑलरेडी हैड वाटर एंड लाइट, प्लांट्स को वाटर और लाइट तो मिल ही रही है, लेकिन उनमें किस चीज़ की कमी है? न्यूट्रिएंट्स की कमी है। तो कंपोस्ट जो है क्या करेगा? इट विल प्रोवाइड एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स फॉर ग्रोथ। तो जो ऐसे न्यूट्रिएंट्स जिसकी कमी हो रही है प्लांट को, वो क्या होंगे? इस फर्टिलाइजर को, कंपोस्ट फर्टिलाइजर को ऐड करने से वो न्यूट्रिएंट्स प्लांट को मिल जाएंगे, जिसकी वजह से प्लांट ग्रो करेगा। ठीक है, यहाँ तक आई होप कि आप लोगों को समझ आ चुका होगा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है वाटर इफ वाटर अवेलेबल टू प्लांट्स बिकम लेस देन stomata are closed even at daytime. This protects plants from A. Photosynthesis, B. Respiration, C. Wilting and D. Transport of water. तो पहले हम जो है ऑप्शंस इनको देख लेते हैं, फोटोसिंथेसिस और रिस्पायरेशन। भाई, फोटोसिंथेसिस और रिस्पायरेशन जो है हमने इससे प्लांट को प्रोटेक्ट नहीं करवाना है, ठीक है। अगर पानी पौधों को कम मिल रहा है और स्टोमेटा जो है वो डे टाइम क्लोज हो जाते हैं, ठीक है, तो प्लांट को किससे जो है प्रोटेक्शन मिल रही है? फोटोसिंथेसिस से या रिस्पायरेशन से? हमें फोटोसिंथेसिस और रिस्पायरेशन से प्रोटेक्शन नहीं चाहिए प्लांट को, ठीक है। और ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, वाटर की ट्रांसपोर्ट से भी प्रोटेक्शन नहीं चाहिए है। हमें किससे चाहिए है? प्लांट को मुरझाने से। विल्टिंग का मतलब होता है मुरझाना। तो हमें प्लांट के मुरझाने से प्रोटेक्शन चाहिए, ठीक है। तो अगर स्टोमेटा क्लोज हो जाएंगे दिन के टाइम पे, तो वो प्लांट को किस चीज़ से प्रोटेक्ट कर रहे हैं? विल्टिंग से प्रोटेक्ट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि पानी क्या हो गया है? कम हो गया है। स्टोमेटा क्या करेंगे? क्लोज होके वाटर लॉस को रिड्यूस करेंगे, ठीक है। इट विल रिड्यूस the water loss and this prevents the water this protects the plant from drying out। ये क्या करेगा? प्लांट को ड्राई आउट होने से प्रिवेंट करेगा, राइट। इसके बाद सिक्स्थ हमारे पास है द प्रोटेक्टिव लेयर अराउंड प्लांट पार्ट्स इज एपिडर्मिस कॉर्टेक्स मेसोफिल वास्कुलर बंडल। तो भाई जी, इसके अंदर जो हमारे पास प्रोटेक्टिव लेयर, हम ऊपर भी डिस्कस कर चुके हुए हैं यहाँ पे, कि एपिडर्मिस क्या है? प्रोटेक्टिव लेयर है, जो कि आपके प्लांट की सरफेस को प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। कॉर्टेक्स मेसोफिल वास्कुलर बंडल्स जो हैं ये प्रोटेक्टिव लेयर्स नहीं है, ठीक है।
Epidermis is the outer protective layer of plant parts, so our correct option is epidermis. अगर आप यहाँ पे देख रहे हो तो यहाँ पे important भी लिखा हुआ है, तो it means कि ये फिलिंग द ब्लैंक्स जो है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है। ये आपके सेकंड टर्म के सिलेबस में अम, और फाइनल टर्म के सिलेबस में आ सकता है। बिकॉज़ जो मैंने पिछले 2003 से 2003, 2004 और 2005 का पेपर देखा है सेकंड टर्म का, उसके अंदर मैक्सिमम ये वाला ब्लैंक जो है ये आया हुआ है। इसके बाद जी हम देख लेते हैं, if the concentration of carbon dioxide increases in the air during daytime, the process of photosynthesis will decrease, respiration will decrease, photosynthesis will increase, but respiration will increase. अगर डे टाइम में एयर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है तो कौन सा प्रोसेस जो है वो इंक्रीज हो जाएगा या डिक्रीज़ हो जाएगा, हमने ये बताना है, ठीक है? तो अगर कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाती है एयर के अंदर डे टाइम में, तो क्या होगा, फोटोसिंथेसिस इंक्रीज़ हो जाएगा। क्यों? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड जो है रॉ मटेरियल है फोटोसिंथेसिस के लिए, और जितना ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड होगा, उतना ज़्यादा फास्टर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होगा, राइट? आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू टिल हियर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, प्लांट्स परफॉर्म रिस्पायरेशन ऑल द टाइम। हमें पता है कि प्लांट्स रिस्पायरेशन ना फुल टाइम कर रहे हैं, 24 आवर्स कर रहे हैं, ठीक है? द पर्पस ऑफ रिस्पायरेशन इन प्लांट्स इज टू, प्लांट के अंदर जो रिस्पायरेशन होती है उसका क्या पर्पस होता है? क्या उसका पर्पस फूड बनाना होता है? क्या उसका पर्पस एनर्जी को रिलीज करना होता है? क्या उसका पर्पस एनर्जी को एब्जॉर्ब करना होता है, या उसका पर्पस हेल्दी ग्रोथ को मेंटेन करना होता है? वेल, आर करेक्ट ऑप्शन अमंग दीज इज रिलीज एनर्जी। क्यों? क्योंकि फूड को प्रिपेयर करने का काम किसका होता है? फोटोसिंथेसिस के थ्रू होता है, ठीक है? और एनर्जी जो एब्ज़ॉर्ब भी होती है वो भी फ़ोटोसिंथेसिस के थ्रू होती है, और हेल्दी ग्रोथ का मुझे नहीं लगता कि रिस्पायरेशन से कोई ताल्लुक है, ठीक है? जो रिस्पायरेशन का ताल्लुक है वो बेसिकली एनर्जी की रिलीज़ से ताल्लुक है, बिकॉज़ रिस्पायरेशन क्या करता है, फूड को ब्रेक डाउन करता है ताकि वो एनर्जी रिलीज़ कर सके प्लांट की एक्टिविटीज़ के लिए। So our next question is, if you stay under trees at night, you can feel dizziness due to high level of oxygen, low level of carbon dioxide, low level of oxygen and high level of carbon dioxide, poisonous gases released by trees, and last option is ghosts living in trees. तो भाई अगर जो है रात के टाइम हमने क्या पढ़ा हुआ है कि रात के टाइम क्या होता है, दिन के टाइम फोटोसिंथेसिस का जब प्रोसेस हो रहा होता है तो क्या होता है, प्लांट्स टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड एंड गिव आउट ऑक्सीजन। लेकिन यही चीज़ जो है रात को क्या हो जाती है, रिवर्स हो जाती है। तो रात को क्या होता है, रिस्पायरेशन का प्रोसेस होता है और उसमें क्या होता है, प्लांट्स टेक इन ऑक्सीजन एंड गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है? कार्बन डाइऑक्साइड जो दिन के टाइम वो एब्जॉर्ब कर रहे होते हैं, वो रात के टाइम रिलीज करना शुरू कर देते हैं। तो क्या होता है, लेवल हाई लेवल ऑफ क्या हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा, और लो लेवल ऑफ क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन हो जाएगा। इसलिए अगर आप रात के टाइम ट्रीज के पास जाते हैं तो आप लोग को डिजीनेस महसूस हो सकती है, बिकॉज यू आर ऑलरेडी रिलीजिंग कार्बन डाइऑक्साइड, और अगर प्लांट्स के करीब चले जाएंगे, प्लांट्स भी कार्बन डाइऑक्साइड ही दे रहे होंगे, तो क्या होगा, उस टाइम पे ऑक्सीजन के लेवल्स कम हो जाएंगे, कार्बन डाइऑक्साइड के लेवल्स ज़्यादा हो जाएंगे, और आप लोगों को डिजीनेस ही महसूस होगी। इसका कोई ताल्लुक नहीं है ट्रीज़ के पास पॉइज़नस गैसेज़ होने से, या ट्रीज़ के अंदर भूतों के रहने से, ठीक है? अगर कोई आपको कहता है तो भई वो सारे झूठ बोल रहे हैं। रात को अगर आप लोगों को कोई मना करता है ट्रीज़ के पास जाने से, इट इज़ ओनली बिकॉज़ ऑफ लो लेवल ऑफ ऑक्सीजन एंड हाई लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। बाकी दरख्तों पे भूत रहने से या फिर दरख्तों के पास पॉइज़नस गैसेज़ होने का इससे कोई ताल्लुक नहीं है, ठीक है? तो रात को क्या होता है, प्लांट्स रिस्पायर करते हैं और ऑक्सीजन को यूज़ करते हैं, लाइक द ह्यूमन बीइंग्स डू, एंड गिव आउट दे रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड व्हिच कैन रिड्यूस ऑक्सीजन लेवल्स अराउंड देम। इसकी वजह से हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? बी ऑप्शन इज करेक्ट, लो लेवल ऑफ ऑक्सीजन एंड हाई लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है जी, इसके बाद जो है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट वर्ड इक्वेशन फॉर रिस्पायरेशन?
सबसे पहले हमारे पास है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर गिव्स अस ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन। अच्छा जी, सबसे पहले तो मैं आपको यहाँ पे ये बता दूँ, अभी हम लोगों ने रीड किया है कि रिस्पायरेशन में क्या होता है, एनर्जी रिलीज होती है। तो जब कोई भी वर्ड इक्वेशन आप कर रहे होंगे तो आप लोगों ने इसके अंदर ये ज़रूर देखना है कि एनर्जी रिलीज हो रही है या नहीं हो रही है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देख लेंगे क्या इन ऑप्शन में कहीं है जहाँ पे एनर्जी रिलीज हो रही हो। वेल यहाँ पे नज़र आ रहा है कि एनर्जी रिलीज हो रही है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये आपका ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, हम लोगों ने क्या करना है, हम साथ में ये भी देखेंगे कि रिस्पायरेशन के टाइम में क्या होता है, ग्लूकोज ब्रेक डाउन होता है। तो ग्लूकोज ब्रेक डाउन होगा ऑक्सीजन के साथ और क्या रिलीज करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करेगा। ठीक है, द कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीजिंग अलोंग विद वाटर प्लस एनर्जी। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट because glucose reacts with oxygen, produces carbon dioxide, water, and energy. Right? So this was whole till the MCQs। MCQs आपके यहीं तक थे। आई होप कि आपको ये क्लियर हो गए होंगे। और अगर कोई आपको MCQ क्लियर नहीं है तो आप लोग कमेंट में बता भी सकते हैं कि मैम हमें ये वाला MCQ समझ में नहीं आया है, तो काइंडली इसको दोबारा एक्सप्लेन कर दें। मैं उसके लिए दोबारा वीडियो बना के आप लोगों को एक्सप्लेन भी कर दूंगी। नाउ पेज 16 के ऊपर जो है आप लोग के ट्रू एंड फॉल्स हैं। ट्रू एंड फॉल्स में जो है सबसे पहले हमारा जो क्वेश्चन है उन्होंने यह लिखा है कि ट्रू एंड फॉल्स तो आपने बताना है, लेकिन साथ में आप लोगों ने करेक्ट स्टेटमेंट भी बतानी है। ठीक है, तो सबसे पहला हमारे पास है एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन प्लांट्स टेक्स प्लेस थ्रू टाइनी होल्स कॉल्ड स्टोमेटा लोकेटेड ऑन द मार्जिन्स ऑफ लीव। ठीक है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस कहाँ पे होता है, स्टोमेटा में होता है, टाइनी हॉल्स में होता है। यहाँ तक ये स्टेटमेंट करेक्ट है, लेकिन साथ में वो कह रहा है कि स्टोमेटा कहाँ पे प्रेजेंट है, दे आर प्रेजेंट ऑन द मार्जिन ऑफ द लीव। वेल दिस इज इनकरेक्ट, दिस इज फॉल्स। क्यों, क्योंकि स्टोमेटा जो होते हैं दे आर मोस्टली ऑन द सरफेस ऑफ लीव, लीव के सरफेस के ऊपर होते हैं, स्पेशली अंडर साइड, नॉट ऑन द मार्जिन। रीजन इसकी ये है कि गैस जब एक्सचेंज होती है दे मेनली हैपन्स थ्रू स्टोमेटा एंड विच आर प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द लीफ, की सरफेस के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, ना कि मार्जिन के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, सो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। इसके बाद नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है, द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज स्लो इन वेरीगेटेड लीव्स बिकॉज देयर इज मैक्सिमम अमाउंट ऑफ क्लोरोफिल इन देम। वेरीगेटेड लीव्स जो हैं बेटा, इस तरह के लीव्स होते हैं, ये आपके बुक के अंदर बना नहीं था, बट मैंने सोचा कि आप लोगों को शायद आइडिया ना हो कि वेरीगेटेड लीव्स क्या होते हैं, तो ये पिक्चर मैंने जो है आप लोगों के लिए यहाँ पे लगा दी है ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए कि वेरीगेटेड लीव्स कैसे होते हैं। सो इस तरह के जो लीव्स होते हैं इनको वेरीगेटेड लीव्स कहा जाता है। और इसके अंदर ये कह रहे हैं कि इनके अंदर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस स्लो होता है क्योंकि इनके अंदर मैक्सिमम अमाउंट ऑफ क्लोरोफिल होता है। वही जिस लीफ के अंदर मैक्सिमम अमाउंट ऑफ क्लोरोफिल होगा उसके अंदर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस स्लो नहीं होगा। ठीक है, उसके अंदर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस फास्ट होगा। सो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। क्यों, क्योंकि द रेट, इसके करेक्ट स्टेटमेंट ये है, द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज स्लो एंड वेरीगेटेड लीफ बिकॉज देयर इज लेस क्लोरोफिल इन देम। उसके अंदर मैक्सिमम अमाउंट नहीं होती बल्कि क्या होती है, लेस अमाउंट होती है क्लोरोफिल की। क्यों, रीजन ये है क्योंकि ग्रीन पार्ट्स के अंदर क्लोरोफिल होता है जिसके थ्रू फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है और वो उनका कलर ग्रीन नजर आता है, इस तरह का फेडेड कलर उसमें नजर नहीं आता। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, रिस्पायरेशन ओनली टेक्स प्लेस इन एनिमल सेल्स बिकॉज दे नीड एनर्जी। वेल दिस इज ऑल्सो फॉल्स, क्योंकि रिस्पायरेशन का प्रोसेस सिर्फ एनिमल सेल्स के नहीं अंदर होता बल्कि किस में होता है, प्लांट्स के अंदर भी होता है। सो आर करेक्ट स्टेटमेंट इज रिस्पायरेशन टेक्स प्लेस इन बोथ प्लांट एंड एनिमल सेल बिकॉज ऑल लिविंग सेल्स नीड एनर्जी। ठीक है, रीजन इसका क्या है, रीजन यह है कि प्लांट्स ऑल्सो रिस्पायर टू रिलीज एनर्जी फ्रॉम फूड। राइट, सो ये यहाँ तक था। आई होप कि आपको क्लियर होगा। नाउ नेक्स्ट ट्रू एंड फॉल्स स्टेटमेंट इज द जॉब ऑफ रूट हेयर इज टू प्रोटेक्ट द रूट्स फ्रॉम डैमेज। तो रूट हेयर्स का काम प्रोटेक्शन के साथ नहीं होता है बल्कि रूट हेयर्स का काम होता है वाटर की एब्जॉर्प्शन और मिनरल्स की एब्जॉर्प्शन के साथ। ठीक है, ताकि वो बेटर तौर पे
प्लांट के लिए फूड को इकट्ठा कर सकें। ठीक है? सो करेक्ट स्टेटमेंट इज़ वेल दिस स्टेटमेंट इज़ फॉल्स एंड करेक्ट स्टेटमेंट इज़ द जॉब ऑफ रूट हेयर्स इज़ टू एब्ज़ॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल। और रीज़न इसकी क्या है? रीज़न ये है कि रूट हेयर्स इंक्रीज़ करते हैं सरफेस एरिया को, ताकि प्लांट्स की जो है बेटर एब्ज़ॉर्प्शन हो सके, राइट? Our next question is xylem is dead tissue while phloem is living tissue. Well, this is correct because xylem जो है डेड सेल है और इसके अंदर वाटर की ट्रांसपोर्ट होती है, while phloem is living cell because उसके अंदर फूड की ट्रांसपोर्ट होती है। सो दिस ऑप्शन इज करेक्ट। और ये ऑप्शन और ये जो स्टेटमेंट है ये आपकी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है, बिकॉज मैक्सिमम 2003 से लेकर 2006 तक जितने भी पेपर्स मैंने देखे हैं उसके अंदर मैक्सिमम ये ट्रू फॉल्स के अंदर स्टेटमेंट आई हुई है, तो उसके हिसाब से भी आपने इसको याद रखना है। अच्छा, ये वाला जो क्वेश्चन है ये बेसिकली आपकी बुक के अंदर आपकी एक्सरसाइज में नहीं है, ये आपकी बुक के अंदर से लिया गया है, बट मैंने ये ज़रूरी समझा कि आप लोगों के साथ शेयर कर दिया जाए और आप इसको एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद भी रखें, बिकॉज़ ये डायग्राम जो है 1-2 दफ़ा पेपर में आ चुकी हुई है, सेकंड टर्म के पेपर में भी और आई गेस फाइनल टर्म के भी पेपर में आई हुई है। तो डायग्राम आपको इस तरह से बना के दी हुई है, लेकिन साथ में आपको जो है ये क्वेश्चन दिया है कि आइडेंटिफाई द प्रोसेस इन प्लांट्स वेयर केमिकल चेंजेस टेक्स प्लेस, लेबल द गिवन डायग्राम। सबसे पहले आपने यहाँ पे बताना है कि प्लांट के अंदर कौन सा ऐसा प्रोसेस है जिसमें केमिकल चेंज होता है। तो भाई फोटोसिंथेसिस ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर केमिकल चेंज होता है, तो ये स्टेटमेंट आप पहले बता देंगे। और इसके बाद उन्होंने कहा है कि आपने डायग्राम को लेबल करना है, तो डायग्राम को लेबल आप ऐसे कर सकते हैं, यहाँ से सन है, सन क्या दे रहा है? लाइट की एनर्जी दे रहा है। ठीक है, दिन का टाइम है तो दिन के टाइम में प्लांट्स क्या एब्ज़ॉर्ब कर रहे हैं? कार्बन डाइऑक्साइड को एब्ज़ॉर्ब कर रहे हैं। साथ में रूट्स बने हुए हैं, रूट के अंदर यहाँ पे इन्होंने ब्लू कलर का, या आपको हो सकता है पेपर के अंदर ब्लैक एंड व्हाइट शो किया जाएगा, तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि अगर रूट्स के अंदर, सॉइल के अंदर से कोई चीज़ एब्ज़ॉर्ब हो रही है प्लांट के अंदर, तो वो क्या होगी? वाटर जो है एब्ज़ॉर्ब हो रहा होगा, ठीक है? प्लांट्स लीफ के थ्रू क्या बना रहे होंगे? ग्लूकोज़ बना रहे होंगे, ठीक है? और क्या जो है एयर में बाहर रिलीज़ कर रहे होंगे दिन के टाइम में, वो रिलीज़ ऑक्सीजन। तो ये चीज़ जो है ये आप लोगों ने डायग्राम इसको पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूर याद करना है, ठीक है? सो दिस वाज़ ऑल फॉर टुडे, यहाँ तक ही इस वीडियो को मैंने बनाया था ताकि एक वीडियो के अंदर मैं आपको एमसीक्यूज़ और ट्रू फॉल्स एक्सप्लेन करूँगी। नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो है हम लोग इसकी एक्सरसाइज़ के क्वेश्चंस, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स और लॉन्ग क्वेश्चन आंसर को डिस्कस कर लेंगे, ताकि वो मैक्सिमम तौर पे उनका कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाए। सो कीप लर्निंग, keep learning simple, keep learning clear. This is Learn with Abita. I'll see you in the next video. Allah Hafiz.